Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम कंपनी अकाउंट से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिविडेंड। सिर्फ इसमें हम डिविडेंड की चर्चा नहीं करने वाले, बल्कि डिविडेंड के अलावा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करेंगे। मतलब लाभांश की घोषणा क्या होती है, लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाया जाता है, उसकी मदें क्या होंगी, उसमें किन मदों का लेखा होता है और लाभों का निपटारा मतलब कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है। यूनिट नंबर 4 से ये रिलेटेड है। मतलब एक कंपनी जब अपने अंशधारियों को लाभांश बांटेगी तो लाभांश का भुगतान वो किन में से कर सकती है और किन कैपिटल प्रॉफिट में से कर सकती है और किन प्रॉफिट में से नहीं कर सकती। और उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यहाँ लेकर आए हुए हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी लाइक का बटन हिट नहीं किया है तो लाइक का बटन प्लीज़ हिट कर दें। और अब हम शुरुआत करते हैं कि लाभांश क्या होता है। पहले डिविडेंड समझ लेते हैं। इंग्लिश वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में ही हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा और हिंदी वालों को वैसे भी इंग्लिश में काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा फीडबैक हमको आपसे मिल रहा है। तो दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। और इसके साथ ही साथ हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो दोनों लैंग्वेज में हैं, इसलिए आप पहले थ्योरी को समझ लें, फिर हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू से ले लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड शेयर होल्डर्स की इनकम है जो अंशधारी कंपनी में पैसे लगाते हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक अंशधारी कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो शेयर होल्डर को मिलने वाली जो इनकम है उसका नाम डिविडेंड है। डिविडेंड इज़ द इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऑन कैपिटल पेड टू द कंपनी। जो कंपनी को शेयर होल्डर कंपनी को जो शेयर कैपिटल पे करते हैं उस पे पर उनको क्या मिलता है, उस पर उनको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इज़ द इनकम ऑफ शेयर होल्डर हो गई। मतलब कंपनी के अंशधारियों को उनके द्वारा लगाई गई अंश पूंजी पर क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। लाभांश लाभ का अंश है जो कि अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को प्राप्त होता है। और आप ये भी जानते हैं कि अंशों पर लाभांश दिया जाता है जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज होता है। तो डिविडेंड किस पर दिया जाता है, डिविडेंड शेयर पर दिया जाता है, शेयर कैपिटल पर दिया जाता है। और वो भी किस शेयर कैपिटल पर दिया जाता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिए कि डिविडेंड जो पे होता है वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पर होता है, मतलब प्रदत्त या चुकता पूंजी पर दिया जाता है। याद रखिए ये निर्गमित पूंजी या अधिकृत पूंजी पर दिया जाने वाला लाभांश नहीं है। अब इसके बाद ये समझ लेते हैं कि ऋणपत्रों पर क्या मिलता है। तो डिवेंचर जो होते हैं, ऋणपत्र होते हैं, उन पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो लाभांश आपको समझ में आ गया कि लाभांश लाभ का अंश है जो अंशधारियों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर कंपनी के द्वारा एक निश्चित समय के बाद दिया जाता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि डिविडेंड किस में से दिया जाता है। तो डिविडेंड डिवाइजेबल प्रॉफिट में से दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको लिखा है डिवाइजेबल प्रॉफिट। डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी जब अपना पीएल अकाउंट बना लेती है तो पीएल अकाउंट बनाने के बाद उस पीएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को अगले एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है और उस अगले एक अकाउंट का नाम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। और इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। जो पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो अलग होता है और कंपनी में जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ये अलग होता है। इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो मतें आती हैं जो एस पर कंपनी लॉ होती हैं। मतलब डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में कितना जाएगा, इसके अलावा कंपनी का जो टैक्स प्रोविज़न अकाउंट है उसमें कितना जाएगा, कंपनी की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं और जनरल रिज़र्व में जो ट्रांसफ़र होता है वो सब इसी अकाउंट में डिसाइड होता है। और इस अकाउंट में जितना भी ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिवाइजेबल प्रॉफिट
किस अकाउंट में फाइंड किया जाता है, तो वो पीएल अकाउंट में फाइंड नहीं किया जाता बल्कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइंड किया जाता है। हिंदी वाले भी इस बात को समझ लें कि वितरण योग्य लाभ या विभाजन योग्य लाभ जो लाभांश बांटने के लिए उपलब्ध होता है, उस लाभ की गणना कहाँ की जाती है, तो वो लाभानी खाते में गणना नहीं होती बल्कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गणना होती है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे निकाला जाता है, क्रेडिट के टोटल में से यदि आप डेबिट के टोटल को लेस करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट कहलाएगा। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट होता है विच आर अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट दी डिविडेंड अमंग दी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के बीच में जो डिविडेंड बांटा जाता है, उस डिविडेंड को बांटने के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है, उस अवेलेबल प्रॉफिट का, उस उपलब्ध लाभ का नाम डिवाइजेबल प्रॉफिट यानी कि विभाजन योग्य लाभ है। तो आई होप ये आपको डिवाइजेबल प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए डिवाइजेबल प्रॉफिट पहले आता है कि पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि डिवाइजेबल प्रॉफिट बाद में आएगा, पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कहाँ होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, और इसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ होता है, वो डेबिट साइड होता है। तो ये भी एक फैक्ट आपको समझ में आ गया कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस तरफ होता है, तो लाभों का नियोजन किस तरफ होगा, लाभों का नियोजन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होगा। और उसके बाद डिवाइजेबल प्रॉफिट भी कहाँ मिलेगा, आपको डेबिट में ही मिलेगा, लेकिन वो कैसे निकाला जाएगा, वो क्रेडिट माइनस डेबिट करके निकाला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि विभाजन योग्य लाभ यानी डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या होता है। तो वह लाभ, वह राशि, लाभों की वह राशि जो अंशधारियों में लाभांश बांटने के लिए उपलब्ध होती है, उसको हम डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कंपनीज़ एक्ट के किस सेक्शन में दिया है, तो वो भी आप देख लें कि ये कंपनीज़ एक्ट 2013 के 198 में दिया गया है। तो याद रखिए डिवाइजेबल प्रॉफिट का जो सेक्शन है वो सेक्शन पर्टिकुलर कौन सा है, वो सेक्शन आपका 198 है। इसको भी आप याद रखें कि डिवाइजेबल प्रॉफिट को कंपनीज़ एक्ट 2013 में कहाँ मेंशन किया गया है, तो सेक्शन 198 में मेंशन किया गया है। अब ये 198 सेक्शन में डिवाइजेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, अभी हमने आपको बताया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले हम वो प्रॉफिट लिख देते हैं जो हमने पीएल अकाउंट से निकाला है, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट आपको क्रेडिट में लिख दिया जाता है। इसके बाद प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डेबिट में होगा, जैसा हमने आपको बताया। और इसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में कई चीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व आता है, ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर टैक्स आता है, ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड आता है, ट्रांसफ़र टू स्टैच्यूटरी रिज़र्व आता है, मतलब वैधानिक संचय, सामान्य संचय। इसके अलावा लाभांश सामान्यीकरण कोष या कोई भी अनिवार्य जो कंपनी अधिनियम ने जिसको अनिवार्य माना है, उन संचयों में पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ बचेगा, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, उसको हम डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। और डिवाइजेबल प्रॉफिट किस अकाउंट में निकाला जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे निकाला जाता है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके निकालते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिवाइजेबल प्रॉफिट पहले आता है कि लाभों का पुनर्योजन होता है, मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, देन जो रिमेनिंग बचता है वो डिवाइजेबल प्रॉफिट कहलाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको डिवाइजेबल प्रॉफिट की और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की समझ में आई होगी कि लाभ हानि नियोजन खाता लाभों के नियोजन के लिए बनाया जाता है, और जैसे ही हम लाभों का नियोजन करते हैं, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको हम डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं। दिस प्रॉफिट इज़ अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग दी शेयर होल्डर। तो अब आपको इसका मीनिंग पर्टिकुलर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं
कि लाभांश का भुगतान पूंजीगत लाभों में से तो हो सकता है, मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन याद रखिए आउट ऑफ कैपिटल रिज़र्व नहीं हो सकता। कैपिटल रिज़र्व में से ये पेमेंट नहीं हो सकता। तो डिविडेंड किस में से दिया जा सकता है और डिविडेंड किस में से नहीं दिया जा सकता, इसको समझ लें। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो किस में से हो सकता है, कैपिटल प्रॉफिट में से तो हो सकता है, लेकिन कैपिटल रिज़र्व में से नहीं हो सकता। इस बात को आप याद रखिए। और वो कैपिटल रिज़र्व कौन से होते हैं, ये 6 मदें आपको दी गई हैं जनरली। इन मदों से डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, मतलब इन मदों को हम सोर्स ऑफ डिविडेंड नहीं कह सकते, डिविडेंड के ये स्रोत नहीं हो सकते। समामेलन के पूर्व का लाभ, इसको हम प्रायोर प्रॉफिट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, प्रायोर प्रॉफिट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इससे भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता और ना ही डिविडेंड इससे पेमेंट हो सकता है। फिर हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ, तो जो हम शेयर को जब हम फोरफिट कर लेते हैं और फोरफिट करने के बाद रीइशू करते हैं और रीइशू से कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट से भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। फिर प्रतिभूति प्रीमियम खाते का शेष, जिसको हम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं, इससे भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। पूंजी शोधन संचय खाते का शेष, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इससे भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, और इसके बाद ऋण पत्रों के शोधन पर, मतलब डिबेंचर के रिडम्पशन पर होने वाली प्रॉफिट से भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो ये वो मदें आपने देखी जिनसे डिविडेंड पेमेंट नहीं हो सकता। लेकिन डिविडेंड किन से पेमेंट हो सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो डिविडेंड किन से पेमेंट हो सकता है, वो आपके रेवेन्यू रिज़र्व से हो सकता है, वो आपके पीएल अकाउंट से हो सकता है, और वो जो आपके रिज़र्व हैं पर्टिकुलर, जैसे रेवेन्यू रिज़र्व हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, और रिज़र्व एंड सरप्लस जो होता है, उस रिज़र्व एंड सरप्लस से क्या हो सकता है, इन 3 चीज़ों से पर्टिकुलर क्या डिविडेंड पे हो सकता है। तो हाँ, इन 3 चीज़ों से पे हो सकता है। रेवेन्यू रिज़र्व, जिसको हिंदी में हम आयकर संचय कहते हैं, लाभनी खाता यानी कि जिसको हम पीएल अकाउंट कहते हैं, और रिज़र्व एंड सरप्लस जिसको हम क्या कहते हैं, जनरली संचय एवं आधिक्य कहते हैं। लेकिन इनमें से भी वो मदें आएंगी जो कैपिटल रिज़र्व ना हो, बल्कि वो मदें आ जाएंगी जैसे रेवेन्यू रिज़र्व आ जाएगा, पीएल अकाउंट आ जाएगा, और इसके अलावा जनरल रिज़र्व भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए, कैपिटल रिज़र्व विल नॉट बी यूज्ड टू डिवाइड द डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं कि डिविडेंड किस तरीके से दिया जा सकता है। तो डिविडेंड जो है आपको दिया जाता है, नगद भी हो सकता है डिविडेंड, और डिविडेंड किस तरीके से बोनस इशू के रूप में भी डिविडेंड हो सकता है। तो आप देख लीजिए, विभाजन योग लाभ का बोनस के रूप में वितरण या लाभ का पूंजीकरण लिखा हुआ है, तो इसको समझ लें। कंपनी जब मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है और उस मैक्सिमम प्रॉफिट को यूटिलाइज़ करना चाहती है, तो कंपनी के शेयर होल्डर को कैश डिविडेंड ना देकर बल्कि क्या कर देती है, बोनस इशू कर देती है। पहला तरीका तो ये है कि नगद भुगतान कर दिया जाए। नगद भुगतान कर देगी तो बोनस के रूप में भी नगद भुगतान हो सकता है और डिविडेंड के रूप में भी नगद भुगतान हो सकता है। तो डिविडेंड भी कैश दे सकती है, बोनस भी दे सकती है। लेकिन बोनस इशू क्या होता है, जब कंपनी उस प्रॉफिट के पार्ट का यूटिलाइजेशन करना चाहती है, उस प्रॉफिट के पार्ट को ऐसा डिविडेंड या ऐसा बोनस नगद नहीं देना चाहती, तो वो फिर बोनस शेयर इशू कर देती है। और बोनस शेयर किसको इशू किए जाते हैं, तो याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। बोनस शेयर कब इशू किए जाते हैं, जब शेयर क्या होते हैं, पेड अप हो जाते हैं। जब पूरे शेयर पेड अप हो जाएंगे तो उस पेड अप शेयर पर बोनस इशू हो सकता है। लेकिन बोनस इशू तभी होता है, यानी बोनस शेयर इशू तभी होता है जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होती है। इसके अलावा फिर एक कंडीशन और है, अगर मान लो किसी शेयर पर 80 रुपये चुकता हैं और इस 80 रुपये चुकता वाले शेयर को, यानी 80 रुपये पेड अप वाले शेयर को 100 रुपये पेड अप मान लिया जाए, और
80 रुपये वाले शेयर को अब हमने 100 मान लिया, तो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दिए वो क्या है, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए वो आपका क्या है, बोनस है। तो इस तरीके से भी बोनस दिया जा सकता है। तो बोनस कैश में भी हो सकता है, बोनस शेयर इशू करके भी दिया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हम पार्टली जो आपके पेड अप शेयर हैं, जो पार्शियल पेड अप शेयर हैं 80 वाले, उनको हम 100 मानकर भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये पेमेंट हो सकता है। तो बोनस इशू किस में से हो सकता है, तो याद रखिए बोनस इशू जिसमें से हो सकता है जनरली उसी में से डिविडेंड भी डिक्लेयर हो सकता है। और ये मदें आपको दी गई हैं जिस लिस्ट को अभी हम प्रीवियसली बता रहे थे कि पीएल अकाउंट से दे सकते हैं, पीएल अकाउंट के बाद जनरल रिज़र्व से भी क्या हो सकता है, बोनस और डिविडेंड दिया जा सकता है। फिर इसके बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट जो होता है, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी कहते हैं, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट से भी हम दे सकते हैं। और इसके बाद जो डिविडेंड आपका पाँचवें नंबर पर जो लिखा है जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व का अगर बैलेंस है रिडम्पशन के बाद, उसमें से भी दिया जा सकता है। और कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व से भी दिया जा सकता है, लेकिन आफ्टर रिडम्पशन मतलब पूंजी के भुगतान के बाद अगर कोई राशि बचती है और ऋणपत्रों के भुगतान के बाद कोई राशि अगर बचती है तो उन रकम का भी इस्तेमाल बोनस इशू में किया जा सकता है। तो ये वो पॉइंट हैं जिनसे बोनस इशू भी हो सकता है और ये वो पॉइंट हैं जिनसे डिविडेंड भी पेमेंट हो सकता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से हम आज के एमसीक्यूज़ ले लेते हैं और इन एमसीक्यूज़ में देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। तो 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझ लें कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है किसी मीटिंग में होता है तो उसको एनुअल मीटिंग कहते हैं। तो याद रखिए 2 वार्षिक साधारण सभा में मतलब एक एनुअल मीटिंग में अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है 2 एनुअल मीटिंग्स के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है, अंतरिम लाभांश कहलाता है। अगर मीटिंग के दौरान अगर ड्यूरिंग दी मीटिंग डिक्लेयर होता तो वो आपका क्या होता, वो आपका फाइनल डिविडेंड होता। क्योंकि फाइनल डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होता है, ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में होता है। लेकिन 2 वार्षिक साधारण सभाएं मतलब 2 वर्ष के बीच में जो 2 मीटिंग हुई हैं, उन दोनों मीटिंग्स के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहेंगे। और इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर ए हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, लाभांश दिया जाता है तो हमने बताया था डिविडेंड किस पर पेड होता है। तो डिविडेंड जो पेड अप कैपिटल होती है यानी चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी होती है, उस चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाभांश की घोषणा के लिए संचयों में से निकाली जाने वाली राशि कंपनी के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो किसके 10% से अधिक नहीं होने चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल और जितने फ्री रिज़र्व हैं, हमने आपको बताया था जैसा अभी, जितने फ्री रिज़र्व हैं वो कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल है उसका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब डिविडेंड का डिक्लेरेशन जो होगा वो मैक्सिमम कितने परसेंट होगा, वो 10% होगा। किस अमाउंट के बराबर, जो टोटल पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिज़र्व है उन दोनों का टोटल करके हम कितने परसेंट निकाल दें, 10% निकाल दें। उस 10% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेरेशन जो है वो कंपनी नहीं कर सकती। इसके बाद पूंजी लाभ का लाभांश की बंटवारे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको अभी हमने आपको बताया था कि कैपिटल प्रॉफिट में कौन से कैपिटल प्रॉफिट है जिनका यूज़ नहीं किया जा सकता। अभी प्रीवियसली आपकी स्क्रीन पर आपको हमने ये बताया था। तो समावेलन के पूर्व लाभ जो प्रायोर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है वो भी यूज़ नहीं हो सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं हो सकता, और पुनर्मूल्यांकन से लाभ जो हुआ है फिक्स असेट पर वो भी। ये तीनों चीज़ कैपिटल प्रॉफिट हैं और ये तीनों कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ किस में नहीं हो सकता, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो सकता। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन आपको दिया है लाभांश का भुगतान लाभांश की घोषणा की तिथि के कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। विथ इन 30 डेज़ कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट क्या कर देना चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट 30 दिन के अंदर नहीं करती तो उसको फिर 12% जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट रेट को भी याद रखें। कब, अगर वो डिले कर देती है डिविडेंड को पे करने में तो 12% उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये भी रूल आप याद रखिए। तो फिलहाल आपका 12 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। फिर 13th क्वेश्चन ले लेते हैं, लाभांश दर का निर्णय कौन लेता है, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कौन डिसाइड करता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक मंडल डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिम लाभांश की घोषणा वित्तीय वर्ष में कब की जाती है, तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ जो इंटरिम डिविडेंड है वो क्या होता है, 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में जब कोई लाभांश घोषित किया जाता है उसको अंतरिम लाभांश कहते हैं। तो ना ये प्रारंभ में होता है ना ये अंत में होता है, और ये कब होता है, तो ये 2 मीटिंग्स के क्या होता है, दौरान होता है। तो याद रखिए ड्यूरिंग द ईयर होता है, इसको आप याद रखिए। अंतरिम लाभांश की घोषणा जो है वो दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में की जाती है। तो आपका आंसर यहाँ फ़िलहाल क्या हो जाएगा, आपका आंसर फ़िलहाल यहाँ बी हो जाएगा कि ये, इसको याद रखिए। ये दौरान हमने बताया, इसका पूरा सेंटेंस ये होगा कि 2 मीटिंग के दौरान किया जाता है, 2 एनुअल मीटिंग के दौरान किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 30 दिन के अंदर अगर घोषित लाभांश को प्राप्त करने का दावा ना करें, जैसा कि कंपनी क्या करती है, डिविडेंड वारंट जारी कर देती है। और डिविडेंड वारंट इस बात के लिए होता है कि आप अगर ऑनर हैं तो आपको डिविडेंड वारंट जारी किया जाएगा, और उस डिविडेंड वारंट को लेकर अगर आप कंपनी में उपस्थित होते हैं तो कंपनी में आपको क्या दे दिया जाएगा, फिर डिविडेंड दे दिया जाएगा, मतलब आपको लाभांश मिल जाएगा। तो ये राशि जो 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर भुगतान करने के निर्देश कंपनी को होते हैं, वो 30 दिन के अंदर अगर कंपनी के पास डिविडेंड वारंट लेकर नहीं पहुंचता तो फिर क्या होगा, तो उस रकम को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो फिर 7 दिन के अंदर यानी विथ इन 7 डेज़ 7 दिन के अंदर उस रकम को अदत्त लाभांश खाते में मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। तो आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है मतलब ना मांगा गया लाभांश है, जिसको अयाचित लाभांश भी कहते हैं, उस अयाचित लाभांश को किस खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको अदत्त लाभांश खाते में यानी कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और कितने दिन के अंदर ऐसा ट्रांसफ़र करना अनिवार्य होगा, तो 7 दिन के अंदर अनिवार्य होगा। 30 दिन के अंदर डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए, पेड हो जाना चाहिए। अगर डिविडेंड पाने के लिए कोई शेयर होल्डर कंपनी से अगर कांटेक्ट नहीं करता तो विथ इन 7 डेज़ मतलब इन 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर कौन से अकाउंट में वो रकम ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में यानी कि अदत्त लाभांश खाते में वो रकम ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए जिस रकम को लेने के लिए अभी तक कोई अंशधारी कंपनी के पास नहीं आया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स है, बोनस इश्यूज है, और इसके अलावा हमने आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बारे में बताया। ये सूचनाएं आपको अच्छी लगी होंगी, तो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।